नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। जाहिर तौर पर इन उपचुनावों में अब वो प्रत्याशी जो कि ताल ठोक रहे थे, 90 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अब 23 तारीख को सामने आएगा कि आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है 2027 से पहले के। चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, सभी ने यहाँ पर पूरी तैयारी की, या यूं कहें कि कमर तोड़ मेहनत की तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव है इसका सीधा रास्ता जाता है सेमीफाइनल की तरफ। लेकिन खैर 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन मेरे साथ में यहाँ पर न्यूज स्ट्रीट की टीम मौजूद है जो कि हमें ये बताएगी कि आखिर जमीन पर क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कौन सी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है, जो वोटिंग हुई है उसमें क्या देखने को मिला है, जनता का रुख किस तरफ है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पंकज जी से। पंकज जी, देखिए 2024 का जो ये उपचुनाव हुआ है, जाहिर है कि ये सीधा जाता है 2027 की तरफ, क्योंकि उससे पहले का सेमीफाइनल है। 9 सीटें हैं, पहले 10 सीटों की बात हुई थी, लेकिन एक सीट पर चुनाव अटक गया, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनावों में एक वक्त वो था जब पार्टियों के जो अध्यक्ष थे वो घरों से बाहर नहीं निकलते थे प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है, ना सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ है बल्कि रैलियां हुई हैं, तमाम बड़े मंत्री उतर आए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर इस बार मेहनत नहीं की तो इसका नुकसान 2027 में भुगतना पड़ेगा। वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा जिस चुनाव में, तो जो मेन सीट था जिसको हम लोग बदलापुर बोलते थे, मिल्कीपुर, उस पे चुनाव नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से राहत की खबर है दोनों बिल्कुल खेमों के लिए। रही बात जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद 2027 के लिए मोमेंटम एक बनेगा। और ये जो चुनाव है उसके बाद ये अग्नि परीक्षा है, ना सिर्फ सीएम योगी के लिए बल्कि अखिलेश यादव के लिए। तो हमारे लिए देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जो कटो या बटो का नारा हिट हुआ है, या फिर आपको जो पीडीए का अखिलेश यादव का फॉर्मूला है। जहां तक मुझे जो लग रहा है, जो अभी तक का जो हमारे पास जो रिपोर्ट आया है और जिस तरह से लोगों से बात हुई, फील्ड में हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन लोगों ने जो आकलन किया और जिस तरह से एग्जिट पोल उन्होंने किया, तो उससे जो मुझे अनुमान लग रहा है, देखिए 2 सीट तकरीबन करहल का सीट जो है सो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। गाजियाबाद की सीट बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी 7 जो सीट है वो काफी टफ है। क्योंकि इस चुनाव में लास्ट मोमेंट में जो इनकी एंट्री हुई है, आपको ओवैसी की एंट्री हुई है। ओवैसी ने अखिलेश यादव का खेल काफी हद तक बिगाड़ दिया है, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल पे जो पीडीए का फॉर्मूला और एमवाई इक्वेशन जो अखिलेश यादव का था, उसका संतुलन अगर उनके पक्ष में वोट होता है, जिस तरह से वो एग्रेसिव नजर आए वो असदुद्दीन ओवैसी, अगर उनकी अपील पे मुस्लिम मतदाता है और अन्य जो वोटर हैं, अगर उनके तरफ थोड़ा सा भी रुझान होता है तो पलड़ा। हालांकि ओवैसी तो साफ साफ ये कहना है समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देना है, मुस्लिमों को देना है तो आप हमारी पार्टी को दीजिए। निश्चित रूप से तो यही, और ये किसको फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली आप देखिए। अगर समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी पार्टी का बेस है, स्तंभ है, रीढ़ है, अगर उससे उनके वोटर छिटक जाते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी मतलब 1-2% का भी इधर से उधर होता है, तो रिजल्ट में बहुत ही बड़ा हमें फेर देखना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो फिर उत्तर प्रदेश का जो 9 सीट पे चुनाव है 7-2 के आसपास से मेरा अनुमान है होगा। अगर ओवैसी वोट काटने में नहीं होते हैं तो अभी जो 9 सीट है, 9 सीट में से 5 सीट आपको बीजेपी के खाते में है, 4 सीट अखिलेश यादव के खाते में। तो 4 में से अखिलेश यादव कम से कम 3 रिटेन कर लेंगे, तो 6 और 3 का हो सकता है। चलिए, ये तो खैर वक्त बताएगा कि आखिर वो कितने रिटेन कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी ने ये कोशिश की है कि जो नुकसान उसको लोकसभा चुनावों में हुआ है वो इन चुनावों में ना हो, जिसको देखते हुए चाहे धर्म की बात कर ले या फिर जाति की बात कर ले, खूब अच्छे से तहकीकात करने के बाद प्रत्याशियों को उतारा गया है। सबसे बड़ी बात, नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्या लगता है फायदा होगा बीजेपी को? फायदा देखिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पंकज जी ने अभी बताया कि 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का बोलबाला यहाँ पे हो सकता है। संभल सीट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका ये है, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर बीजेपी ने अपना दमखम लगाया है। और जो लोकसभा 2024 में अभी आपने देखा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी ने सबक लिया है और वही सबक अब उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि बीजेपी निखर कर बाहर आएगी, क्योंकि अगर हम सपा की बात करते हैं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जिसे सपा का गढ़ माना जाता है, अगर करहल की बात करें या फिर तमाम ऐसी सीटों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सपा तो है लेकिन बीजेपी भी उभर कर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखेंगे तो
इन उपचुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा भी देखने को मिल रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं बीजेपी उम्मीदवार कहीं हत्या की खबर भी बिल्कुल सामने आई है। निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी और मोहित जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पथराव हो रहा है, अभी आप खबर आई कि सीसामऊ में भी बीजेपी उम्मीदवार पर जो है पथराव हुआ, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ चुनाव ये जो इस बार हुआ है इसमें सबसे ज्यादा हिंसा अभी तक की जो उपचुनाव में देखी जाती है उसमें सबसे ज्यादा हिंसा झड़प। और बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सुबह से ये जो मोमेंटम लिया कि जो घटनाएं अब तक होती थी 2024 के चुनाव में भी ये घटनाएं होती थी, चाहे आप संभल उठा लीजिए, वहां पर जिस तरीके से एक बूथ से लाठीचार्ज हुआ था, ये तमाम घटनाएं तब भी हुई थी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने वो मोमेंटम लगातार आवाज उठाते रहे, उसका फायदा उन्हें ये मिला कि सुबह जब उन्होंने जैसे ये वीडियोस वायरल होनी हुई, सवाल खड़े होने शुरू हुए इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन ने सख्ती भी दिखाई। कई जगह यहाँ पर फीडबैक भी लिया गया और तमाम जो लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने भी कहा है कि जो शिकायतें आई हैं हम उन पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज थी। अब अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर देखिए, यहाँ पर ये जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए हैं, एक बात जरूर है कि दोनों ही पक्षों ने, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उसमें चुनाव बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ लड़ा गया है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर अन्य कोई राष्ट्रीय लोकदल भी इसमें शामिल था। तो ये इन पार्टियों ने पूरा दमखम, क्योंकि एक एक सीट पर हर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अगर हम मीरापुर से शुरुआत करें तो वहां पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी थे, और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से और ओवैसी की पार्टी थी, और वहां पर 4 मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो ऐसे में वहां पर मीरापुर में खास तौर पर जो समीकरण था, 2022 में चंदन चौहान जीते थे, उसके बाद 24 में वो सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। तो चंदन चौहान जो एक जिस समाज से वो आते हैं, उसके अलावा भी और दूसरा वोट, अब बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी क्या दोबारा रिटेन कर पाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से साथ मिला है तो वहां पर हो सकता है कि वो रिटेन कर भी लें, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर वोटिंग हुई है। दूसरी, अगर हम करहल की, सर ने बताया जिस तरीके से करहल की दो बात हम कर चुके हैं, इसके अलावा कुंदरकी की जो सीट है वहां पर भी फाइट काफी टफ होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि सीसामऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने काफी अच्छे से, मतलब बहुत एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन नहीं किया, लेकिन साइलेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, इमोशनल तरीके से वो पूरा कैंपेन रहा। सोलंकी का नाम लगातार, जो इरफान सोलंकी थे, उनकी जेल जाने का, जेल में रहने का जो मुद्दा बनाया गया कि किस तरीके से एक सेंटिमेंट बनाया गया था, वो वहां पर काम किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ पर कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है सीसामऊ में, लेकिन देखिए सीसामऊ एक ऐसी सीट है जहां पर 22 सालों से सोलंकी परिवार राज कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल 22 साल हो गए हैं वहां पर राज करते हुए, और यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरह से सेंधमारी कर पाती है। कोशिश पूरी है बीजेपी की यहाँ पर कि वो सीसामऊ सीट जीत ले। तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हैं प्रचार प्रसार के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां पर प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अगर बीजेपी जीतती है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि करहल और सीसामऊ सीट ऐसी है जहां पर चुनौती सबसे ज्यादा है बीजेपी के लिए। मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि देखिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सभी जानते हैं, दोनों ही पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि बीएसपी यहाँ पर पहली बार उपचुनाव में उतर रही है, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया, यहाँ पर बीएसपी भी टक्कर दे रही है। लेकिन इन तमाम सीटों पर एक चीज जो देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से एक एक करके एक एक कैंडिडेट को उतारा है, चाहे वो जाति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, बहुत सोच समझ कर गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी है, उन्होंने खुद जिम्मेदारी संभाली हुई है कि भाई जीत कर दिखाना है। समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, इसके साथ ही पीडीए का नारा देते हुए उन्होंने कैंडिडेट्स को उतारा है। लेकिन क्या वो कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं, लगभग 9 सीटों में से 7 सीटों की अगर मैं बात करूं, तो परिवार का जो मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो समाजवादी पार्टी के ऊपर थोप दिया गया। वो मुद्दा कितना असर करेगा? कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के समय जो यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन कहीं ना कहीं खराब हुआ था, तो इस बार टेस्ट, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है बाबा का, योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाने लगा था कि बाबा का करिश्मा जो है वो खत्म हो गया यूपी में। जिस तरह से बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लगा, मुझे लगता है पंकज सर आप भी सहमत होंगे इस बात पर, तो सबसे बड़ा टेस्ट कहीं ना कहीं बाबा का है। और अखिलेश के लिए परीक्षा ये है कि इस बार 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में एक साथ नहीं उतरी है।
कहीं ना कहीं अखिलेश का मुझे लगता है अहंकार वो जो सामने आया कि कांग्रेस को उन्होंने सीटें नहीं दी। साइकिल को नहीं। साइकिल को सपोर्ट हाथ का किया है, सहारा बिल्कुल, और उन्होंने सपोर्ट आप किया है। सरेंडर बोलिए जैसे बोलिए, लेकिन साइकिल को जी। हाथ का पूरा सहारा मिला है। जी। तो इसलिए, और लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो इस सहारे को ओबीसी ने थोड़ा सा जी, डैमेज सहारा मिला है लेकिन जी। कांग्रेस का बस सिर्फ ऐसे सहारा है, मुंह से सहारा है, कहीं जमीनी हकीकत पे कहीं की कांग्रेस उन्होंने का खुद को सस्ता करता। कहीं ना प्रदेश कहीं अध्यक्ष पीछे अजय राय खींच कभी लिया है, प्रचार बिल्कुल। प्रसार के लिए नहीं निकले। किसी अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो किसी के प्रचार प्रसार में अजय राय नहीं निकले, ना ही उनका कोई प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी निकला। तो कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं खटास तो है ही कि उनके पास भले ही कहने के लिए है कि इंडिया गठबंधन साथ है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही थी जमीनी बताया जा रहा हकीकत। है मजबूरी कि है, कांग्रेस का मजबूरी कैडर है। वायनाड में भी चुनाव अब लड़वा। कांग्रेस का कैडर पूरा उत्तर प्रदेश कैडर वायनाड चला गया था प्रियंका गांधी के प्रचार करने। राहुल गांधी को असल में क्या है ना, ज्यादा इंटरेस्टेड वो प्रियंका अपनी बहन को जिताने में लग रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी हमने देखा कि उतने एक्टिव नजर नहीं आए नहीं, जितना- लेकिन ये कहानी इसीलिए है क्योंकि जाहिर है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए उनमें मांग की गई थी कि भाई उन्हें भी सीटों में हिस्सा चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला जो इंडिया गठबंधन के हिसाब से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे जाहिर खींच तौर लिए पर हैं। ऋतु आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा अखिलेश को और सपा को नकारा गया, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र में दो सीटें महज सपा को दी गई है। तो इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अखिलेश ने साइडलाइन किया। हालांकि 2 सीटें ऑफर की थी मगर वो लास्ट में कांग्रेस खुद ही पीछे हट गई। लेकिन सबसे बड़ी बात पीडीए चलेगा या नहीं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और एक तरफ जहां बीजेपी हिंदू कार्ड, प्रो हिंदू कार्ड लोकसभा के बाद बाबा को जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने फ्री हैंड दे दिया कि आप प्रो हिंदू कार्ड के लिए, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का फोकस हिंदू वोटरों पर ही है। मुसलमान वोटर्स की अपेक्षा भी वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा था कुंदर की सीट जहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है, अखिलेश भी है और बीजेपी के रणवीर ठाकुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रणवीर ठाकुर को मैंने देखा भी, खबरें भी आ रही थी कि मुसलमान वोटर से जाकर कसम खिला रहे थे कि आप हमें ही वोट दीजिए, विकास हम करेंगे। बल्कि कुंदर की सीट की बात यह है कि वहां पर 1993 से लगातार तुर्की नेता ही जीतते आ रहे हैं। तो अगर वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट वोट जीतता काफी अहम है बिल्कुल, वहाँ पर, और जी। वहां पर ओवैसी की बात करें तो तुर्की नेता ही उन्होंने वहाँ जो कंपटीशन में 3 उतार प्रमुख दिया है। पार्टियां हैं, बिल्कुल। तीनों ने तुर्क समाज से अपने उम्मीदवार किए। इस वजह से वहाँ मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पंकज सर जिक्र कर रहे थे वो मुसलमान वोटरों का, असुद्दीन ओवैसी के आने के बाद से समीकरण बदल सकता है। देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो मेरा राजनीतिक आकलन रहा है कि जो मुसलमान रहे हैं वो हमेशा से बेहतर विकल्प की तलाश में रहे हैं। आप हमेशा देखिए दिल्ली में जब तक कांग्रेस थी तब तक कांग्रेस के साथ, जब आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उद्भव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान चल गए। अब देखिए असुद्दीन ओवैसी जो है वो पैन इंडिया में अपने पैर पसार रहे हैं सिर्फ मुसलमान वोटरों के दम पे। चाहे वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो सिर्फ एक जाति की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक समुदाय की बात करेंगे, बिहार में जाएंगे तो एक समुदाय की बात करेंगे। कहीं ना कहीं मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी का विकल्प मिलता नजर आ रहा है। इसी वजह से आपने चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर बिहार की वो 2020 विधानसभा की बात करें लेकिन जिसमें फिर 5 ऐसे में सीटें ओबीसी जीतने में कामयाब रहे। पार्टी को बी टीम कहें अगर बीजेपी की, तो वो गलत नहीं होगा। बी टीम हम नहीं कह सकती क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का अपना वो है कि पसंद और व्यक्तिगत डिसलाइक, इंडिविजुअल लाइक के डिसलाइक पीछे है। रीजन ये है कि ऑब्वियसली मुसलमान वोटर बढ़ गया तो बीजेपी को फायदा आप होगा। अगर यादव जाहिर वोटर तौर पे। काट के ले जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता तो है। इसीलिए तो बी टीम कहते हैं कि वो अगर डैमेज करते हैं। आज के समय जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां उनका एक अपना कार्डर है, अपना वोट बैंक है कि वो फलाना वोट बैंक से ही उनका एक जो मजबूती मिलती है। समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण वर्षों चला आ रहा है, लेकिन अब उस एमवाई समीकरण में वाई को सेंध लगने की जब देखा गया, अखिलेश यादव ने देखा कि एमवाई समीकरण उतना प्रभावी नहीं है, तो उन्होंने एक पीडीए करके काट निकाला एमवाई समीकरण, ताकि लोगों को थोड़ा सा कुछ दिन तक और बहलाया फुसलाया जाए कि नहीं अब हम एमवाई से आगे निकल के अब हम बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, ए में अगड़ा भी जोड़ दिया, आधी आबादी भी जोड़ दिया। तो वो इस ए को बहुत व्यापक तौर पे प्रदर्शित करना चाहते थे जनता के सामने। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका ये करिश्मा चलता दिखा, लेकिन इस विधानसभा के जो उपचुनाव है इसमें किस हद तक कामयाब हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से लोकसभा के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता थे उनके लगातार जिस प्रकार से रेप कांड में नाम आ रहे थे, चाहे वो कन्नौज का हो चाहे वो अयोध्या का हो, भले मामले उस प्रकार से नहीं लेकिन नाम जिस प्रकार से उछला और पूरी तरीके से संलिप्तता जिस प्रकार से पाई गई, तो कहीं ना कहीं जो आधी आबादी के अखिलेश यादव बात कर रहे थे मंचों से, कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा है। और आप देख रहे होंगे इस पूरे उपचुनाव के प्रचार प्रसार में भी आपको कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी
महिला प्रत्याशी उन्होंने उतारा। आपने देखा किस प्रकार से जब वो डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही थी तो थोड़ी परेशानियों का सामना करता, क्योंकि नसीम सोलंकी जो है वो राजनेता परिवार से हैं, लेकिन कभी उन्होंने राजनीति करी नहीं है, वो हाउस वाइफ रही है। इरफान सोलंकी की हाउस तो उन्होंने घर बार देखा है, तो इस वजह से उनको राजनीति थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। आपने फिर कटहरी की बात कर ली, कटहरी में वहाँ जो स्थानीय सपा का काडर है वो खुद हैरान परेशान है कि एक परिवार ही हो गया पूरा समाजवादी पार्टी। देखिए ये तो ये हर उत्तर प्रदेश में जितने भी कहीं ना कहीं नहीं तो देखिए सभी सीटों पे इस तरह का है जो परिवारवाद एक आपको एक क्या बोलते हैं मिजाज बन गया है। नहीं तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा भी बनाया गया है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाती और है। जब तक हम बात कर रहे हैं मैं आपको एक अपडेट दे दूं, कुंदरकी, मीरापुर और कटेरी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और कुंदरकी में 50% से भी ज्यादा हुई है। इसका मतलब उपचुनाव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बाहर आकर के वोट नहीं करना पसंद करते, लेकिन यूपी के उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो 9 सीटों पर लोग बाहर आए और हर जगह वोटिंग अच्छी खासी हुई। कुंदरकी में 50% से ज्यादा हुई, गाजियाबाद में 27 लेकिन आई थिंक गाजियाबाद में सबसे पीछे बिल्कुल सबसे पीछे हुई। लेकिन सीसामऊ की बात करें तो 40%, जहां पर मतलब जो हॉट सीट और कुंदरकी सबसे ज्यादा, और कुंदरकी सबसे ज्यादा। रही बात की 9 सीटों के जो उपचुनाव हैं, अब अखिलेश यादव और योगी सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाया पीडीए का सहारा लेकर के, और कांग्रेस का साथ था, कांग्रेस का साथ इस समय भी समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन पीडीए एक लहर में लोकसभा में जीत दिलवा पाया या फिर अब उपचुनाव में वो जमीनी स्तर पर पीडीए काम कर चुका है और अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पे काम किया, तो उसका जवाब अब उपचुनाव में मिल जाएगा कि आखिरकार एक वो हवा थी लोकसभा चुनाव में या फिर अब वो जमीनी स्तर पर पूरा मजबूत बन चुकी है अखिलेश यादव। देखिए आपके सूत्र क्या कहते हैं, कितने सीट का क्या रहेगा? देखिए अगर हम 2019 की जब हम बात करते हैं कि ये 9 सीटें किसके खाते में थी, तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी, 5 सीटें एनडीए के खाते में थी, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी की थी। मेरा मानना ये है कि इस बार भी 3 सीटें ही सिर्फ बीजेपी के खाते में जाएंगी और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती है। बाकी आरएलडी की जो मीरापुर की जो सीट है वहां पर वो एक बार फिर से मतलब अपना दबदबा जो है बरकरार रख सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने दूसरी जाति के प्रत्याशी को वहां पर, पाल समुदाय के प्रत्याशी को वहां पर उतारा है, जबकि वो बेल्ट हमेशा से मानी जाती है कि जाट और गुज्जर की बेल्ट मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी बताई जा रही है कि तमाम और प्रत्याशी हैं वो जाट कैडर से ही है, इसी वजह से उनकी काट के लिए इन्होंने दूसरी जाति के प्रतिद्वंदी को वहां पर उतारा है, जिसका फायदा हो सकता है। ये बीजेपी का एक फॉर्मूला भी रहा है। बिल्कुल, जब देखती है तो कई लोग अगर एक सीट से हो जाते हैं एक जाति के, तो बीजेपी अलग जाति अगर टेक्निकली देखें तो वो ठीक। और ये पूरा प्लानिंग बीजेपी की आरएलडी के साथ इसलिए है, अगर आप हरियाणा चुनाव में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बीजेपी ने वहां पर जाट और गुज्जरों के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने दूसरी जातियों के लिए काम किया था। क्यों? क्योंकि उनको कांग्रेस से वोटर्स को हटाना था, और यही काम वो आरएलडी की उस मीरापुर सीट पर कर रहे हैं जहां पर वो जाट वोट बैंक काफी असरदार माना जाता है। लेकिन वहां पर तीसरी जो जाति है पाल, वो समुदाय बहुत ज्यादा है, वो जाट की आबादी से थोड़ा सा कम है, लेकिन वो वोट बैंक काफी ज्यादा अहमियत रखता है, और यही वजह है कि आरएलडी ने पाल समुदाय को आगे रखा। और हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरएलडी वो वाली सीट पर दोबारा से कब्जा कर सकती है। चलिए ये तो वो सीट हो गई जिसकी आरएलडी की बात ये कर रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अगर मजवा सीट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो भी बीजेपी के पास में, देखिए मैं मजवा सीट अच्छी सीट। देखिए इसमें क्या है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आई हैं वो कभी राजनेता रही नहीं, पेशे से डॉक्टर है, मुंबई में पढ़ाई लिखाई हुई, अस्पताल वहीं चला रही है, ज्योतिबेन। अच्छा ओके, पिताजी चारू तो खैर से बिल्कुल, पिताजी जो है वो सांसद रहे हैं, अनुप्रिया पटेल से चुनाव हार गए। अब जो है वहां की जनता ये जान रही है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है तो बिटिया नहीं सांसद जी ही विधायक के तौर पे काम करेंगे। अब वहां देखिए परेशानी क्या है, सुष्मिता मौर्य जो है, जो पहले पूर्व विधायक रह चुकी हैं, 2017 वाला चुनाव जीती थी, 22 में उनका टिकट कटा क्योंकि निषाद पार्टी के खाते में टिकट चली गई थी, उसकी वजह से फिर वहां निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन देखिए वहां सबसे बड़ा मुकाबला क्या है कि जब जैसे ये भी एक्सपोर्टेड नेता है, समाजवादी पार्टी के मूल नेता नहीं है, ज्योतिबिंद के पिताजी समाजवादी मूल नेता नहीं है, ये एक्सपोर्ट होके आए हैं। इन्होंने अवसर देखा, इनका टिकट करा तो ये बीजेपी से सपा में चले आए। तो कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय कैडर, क्योंकि वहां देखिए जो समाजवादी पार्टी का पैनलिस्ट था, वहां कई लोग थे जो अपने टिकट को लेकर जोर आजमाइश कर रहे थे। हालांकि वहां जो समाजवादी पार्टी का काडर है वो वहां नाराज चला, लेकिन बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल का सबक ये बन सकता है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर एक आरोप लगा था, उन्हीं की जाति के निषाद समाज के एक लोग ने लगाया था कि 10 लाख रुपए लेकर नौकरी का वादा किए थे, और ये पूरा जो मुद्दा था ये पूरे चुनाव में एक हॉट टॉपिक बना हुआ था, लगातार चर्चाएं हो रही थी इस पे। तो कहीं ना कहीं मझवा सीट है, यहाँ लड़ाई तो टफ दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी को एज मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि सुचिस्मिता
पेपर लीक और तमाम एक परीक्षाओं में चीज जो धांधली, इन सब का कितना असर रहने वाला और है इस एक चुनाव पर? चीज जो चुनाव के ऐन वक्त पहले प्रयागराज में जो छात्रों का एक 10,000 20,000 का हुजूम उमड़ा हुआ था, वहां से फूलपुर पे भी उपचुनाव हो रहे थे। और अगर आपको याद हो तो जो इलाहाबाद जो शिक्षा का हब रहा है, वहां आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, फूलपुर, इन्हीं सारे इर्द गिर्द के बच्चे ज्यादातर हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की परेशानियां देखी गई हैं, किस प्रकार से एसओजी की टीम सादी वर्दी में आके छात्रों को परेशान करती थी, तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक तरीके से समीकरण देखा जाए तो बनता बिगड़ता डेली समीकरण बन रहे थे, डेली बिगड़ रहे थे। लेकिन फिलहाल आज जो वोटिंग जिस प्रकार से देखा गया है, उत्साह देखा गया है, जिस प्रकार से उपचुनाव में आज मतदाता जाके पोलिंग बूथ पे वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मिथ्या रही थी ना आज से पहले कि उपचुनाव में जो होते हैं वोटर वो उतने उत्साहित होकर वोट डालने जाते हैं, तो ये मिथ्या लगभग टूटता नजर आ रहा है। वो राम प्रकाश गुप्ता के दौर की अलग बात है कि जब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कोड़ीराम से चुनाव लड़ा था, तो उपचुनाव लड़ा था, तो हार का सामना करना पड़ा था, जिसके आप जिक्र कर रहे थे सर। बिल्कुल, लेकिन फूलपुर सीट देखिए छोटी सीट नहीं है। नेहरू से लेकर आतीक अहमद तक ना जाने कितने लोग उस सीट से जुड़े रहे हैं, केंद्र तक वहां पर नेता पहुंचे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर लोगों से बातचीत के दौरान ये बात सामने नहीं आई है कि पेपर लीक का मुद्दा क्या रहा, या परीक्षा को लेकर जो छात्रों की मांग थी, उस चीज के मुद्दे लोगों के बीच में नहीं दिखे। उस तरीके हाँ, मुद्दा डायरेक्ट जनता के बीच में काम नहीं करेगा। वो मुद्दा होता है कि ये सियासी दल किस तरीके से उसको जनता मुझे के बीच लगता है में लेके कि जाएंगे। ये मुद्दे तब काम करते हैं जब सरकार बनने या बिगड़ने की बिल्कुल, स्थिति हाँ, होती है, और यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति इससे कोई नहीं खास है। फर्क नहीं वही सरकार एक चीज जैसा गौरव ने जिक्र किया कि वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा रहा है, तो अगर पिछले बार के मुकाबले वोटर टर्नआउट जब ज्यादा रहता है तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा हावी और सरकार के प्रति नाराजगी ज्यादा है वोटर्स के बीच। तो आप इसे ऐसा भी तो हम देख सकते हैं कि वोटर्स उत्साहित होने के नहीं, बदले वैसे ज्यादा अभी कहीं एंटी नाराजगी इनकम्बेंसी नहीं है। जैसा अमूमन कई बार होता है जो ये इस तरह का नहीं होता। इस बार देखिए लोकसभा चुनाव में जो जी। बीजेपी अपने कैडर को बाहर निकालने में सक्षम नहीं हुई थी, जो बीजेपी ने तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इस बार जो वही- बीजेपी जी। है, इस बार बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेके और सभी लोगों को दिया था। आपके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, उनको घर से निकालिए, हर घर में जाइए, बहू से मिलिए, माताराम से मिलिए, दादाजी हैं उनसे मिलिए, खेत में जाइए, खलिहान में जाइए, मुलाकात जो सबसे लोग हैं, कीजिए, लेकिन और सीएम उनको- और डिप्टी सीएम के बीच मनभेद है। नहीं, मनभेद है, लेकिन बाद में पार्टी ने किया। तो जनता तो गुमराह होगी ना, नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं। जनता अब गुमराह नहीं है। जनता जी। को बीजेपी आलाकमान से दिया गया, सीएम योगी को एक पूरा नेतृत्व दिया गया, 10 में जो है, और सभी लोगों को 2-2 सीट दे दिया गया। जो 5 जो कदावर नेता उत्तर प्रदेश के, 5 को 2-2 सीट दे दिया गया। उसका सुपर 30 बना दिया गया, उसमें जो हर सीट पे 3-3 आदमी, 3-3 कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया। तो उस तरह से करने को किया गया। और लास्ट मोमेंट में जब चुनाव का आ गया, जो हो गया, जहां चुनाव कितनी तारीख को है, तो उस समय तक बीजेपी की जो आंतरिक उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी, समाप्ति हो गई थी। और एक सर्वमान्य नेता के रूप में जो सीएम योगी को जो चैलेंज मिल रहा था, चाहे आप हम मौर्या से बात करें और ये पाठक से बात करें, तो इन लोगों सीएम डिप्टी सीएम बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव, बिल्कुल पंकज जी, और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। दोनों ही जगह समीकरण अलग रहते हैं, स्थिति अलग रहती है, मुद्दे कई छाए रहे, लेकिन क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में होता यही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये वक्त बताएगा, क्योंकि 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। उसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 के करीब है, उससे पहले का सेमीफाइनल है, तो तमाम पार्टियों ने शॉर्ट में सबसे एक बार समय थोड़ा सा यहाँ पर कम है। और हमने, मुझे लगता है, काफी डिस्कस किया है इस चीजों को लेकर। मैं बस एक चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, क्योंकि किस पार्टी को ये कितने सीट, जस्ट एक सेकंड में आपको क्या लगता है किसको कितनी सीटें मिलने वाली मैं हैं? बता चुका हूँ, समाजवादी पार्टी 5 सीट से ऊपर रहेगी और बीजेपी 3 के आसपास से सिमट करेगी। 7-2 का, 7 बीजेपी 2 समाजवादी। मैं सीट का आकलन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एग्जिट पोल पिछले कई बार से हमने देखा है कि एकदम उलट साबित हुआ है, तो फिलहाल आकलन नहीं कर पाऊंगा मैं। 6-3। आपका क्या कहना है? 5 5 मुझे लगता है कि 2 और 7 का मामला बैठेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा, कितनी सीट कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी आगे बढ़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर 23 नवंबर का इंतजार हम करेंगे और आपको बिल्कुल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये यहाँ पर जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।